क्या वर्ल्ड वार 3 तृतीय विश्व युद्ध होने वाला है? क्या रसिया यूक्रेन पे सचमुच अटैक करने वाला है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आज के समय में बहुत ही ज़्यादा डिस्कस किए जा रहे हैं। आज हम इसी का एक क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है वर्ल्ड वार की और क्या पॉसिबिलिटी है कि रसिया यूक्रेन पे इन्वेजन करने ही वाला है। जैसा कि आप यहाँ एक आर्टिकल देख सकते हैं, जो बाइडेन ने कहा है थिंग्स कुड गो क्रेजी। जो बाइडेन आस्क्स अमेरिकन टू लीव यूक्रेन सून। जी हाँ, इनने साफ साफ कहा कि हो सकता है कि चीज़ें काफ़ी हद तक ख़राब हो जाए यूक्रेन में। इसीलिए जो भी अमेरिकन सिटीजन्स हैं जल्दी से जल्दी यूक्रेन को छोड़ के अमेरिका वापस लौट जाए, ऐसा जो बाइडेन का कहना था। जिससे इस बात को और बल मिलता है कि पॉसिबिलिटी है कि वहाँ किसी प्रकार का एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले। वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ से हमारे इस टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हमारे इस चैनल पे और भी सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ आते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो उन्हें अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि अभी क्या रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है। तो देखिए, अभी 10 से 12 कंट्रीज़ ने इंक्लूडिंग यूएस, यूके, जापान, इन्होंने एक नोटिस इशू किया है कि जो भी इनके सिटीजन्स हैं वो तुरंत के तुरंत यूक्रेन को इवैक्यूएट करे, वहाँ से यूक्रेन खाली करे और किसी दूसरे कंट्री में या फिर वापस अपने देश लौट जाएं। क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में जो रसिया यूक्रेन का टेंशन है और ज़्यादा बढ़ने ही वाला है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कि क्या सच में रसिया यूक्रेन पे अटैक करने वाला है, या क्या हम ऐसे इसको कह सकते हैं कि रसिया जब यूक्रेन पे अटैक करेगा तो वो वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत मानी जाएगी। तो देखिए, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मेरे हिसाब से रसिया यूक्रेन पे इन्वेजन छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे करेगा, लेकिन ये वर्ल्ड वार नहीं माना जाएगा। रीज़न मैं बताता हूँ क्यों। सबसे पहले देखते हैं कि ऐसी क्या सिचुएशन खड़ा हो गई कि हम कह रहे हैं कि रसिया इस पे इन्वेजन करने ही वाला है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ देख रहे हैं ना, ये कंट्री, ये हिस्सा, ये है यूक्रेन, जहाँ पूरा पूरा पेज फंसा हुआ है, और ये है रसियन फेडरेशन, और ये बेलारूस है। अच्छा, अब इसमें ध्यान से आप देखिएगा, ये यूक्रेन का वो जो बॉर्डर है उसके आसपास में जितने ये रेड डॉट आपको दिख रहे हैं ना, जितने ये रेड डॉट दिख रहे हैं, ये सारे, ये जो रसियन मिलिट्री है उनका बेस दिखा रहा है, जहाँ पे रसियन मिलिट्री करंटली वहाँ पे पोजीशनड है। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि एक छोटे से कंट्री को रसियन फेडरेशन जैसे देश ने चारों तरफ से घेर रखा है। ये अब सिंपल बात है कि रसिया अपने इतने सारे मिलिट्री इक्विपमेंट को, हैवी आर्टिलरी को, इन सभी दूसरे रीजन से मूव करके यूक्रेनियन बॉर्डर तक ले आया है। इसका मतलब साफ है कि ये बिना सोचा समझा तो डिसीजन हो नहीं सकता है, क्योंकि बड़े बड़े हैवी टैंक्स को, पूरे आर्टिलरी को, पूरे ट्रूप्स को मूव करने में काफ़ी खर्चा होता है, और रसिया पे वैसे भी हैवी सैंक्शंस आज के टाइम पे है। फिर भी रसिया ने ये पैसा पानी की तरह बहाया है। इसका मतलब साफ है कि रसिया का इसके पीछे कुछ ना कुछ इंटेंशन तो है, जिसको देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जी हाँ, रसिया यूक्रेन पे एक छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे इन्वेजन तो करेगा। ठीक है, अब ये देखने वाली बात होगी कितना बड़ा लेवल पे ये इन्वेजन होता है या क्या वहाँ पे दूसरे सीन होते हैं। हालांकि अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं ऑब्वियसली चाहूँगा कि ये इन्वेजन ना हो और शांति बनी रहे, लेकिन वहाँ का सीन देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। अब नेक्स्ट सवाल, क्या वर्ल्ड वार 3 होगा? तो मेरा ऐसा मानना है कि नहीं होगा। मैं कारण बताता हूँ। क्योंकि देखिए, वर्ल्ड वार 3 तभी पॉसिबिलिटी है जब रसिया, चाइना, यूएस और यूरोपियन यूनियन, नेटो इत्यादि इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो मान सकते हैं कि लगभग विश्व के सभी छोटे बड़े देश इसमें शामिल डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो जाएंगे। लेकिन नेटो ने साफ साफ एक स्टेटमेंट दिया है कि वो किसी भी प्रकार से इस वार में खुद को नहीं झोंकने वाले हैं, और इसके साथ ही अमेरिका ने भी कहा है कि यूक्रेन को वो सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का मिलिट्री ट्रूप या मिलिट्री इक्विपमेंट अपना वो अमेरिकन सोल्जर्स को वहाँ डिप्लॉय नहीं करने वाले हैं। तो जब यूएस और नेटो, इसका मतलब कह सकते हैं कि यूरोप, जब पीछे हट चुके हैं तो ये कहना कि वहाँ पे वर्ल्ड वार 3 होने वाला है, ये सही नहीं है। जी हाँ, बाइडन जानते हैं कि बाइडन, एक्चुअली बाइडन ही नहीं, पूरे अगर यूएस सिस्टम को देखा जाए तो वो कभी भी यूक्रेन जैसे छोटे देश के लिए, जिनके साथ उनका बहुत ज़्यादा तगड़ा रिलेशन भी नहीं है, वर्ल्ड वार तो नहीं करने वाले हैं। ये आप अच्छे से समझते हैं। अब देखते हैं कि आखिर हम इस टॉपिक को डिस्कस क्यों कर रहे हैं, हमें इतना परेशानी क्यों है, क्योंकि यूक्रेन से तो हम बहुत दूर हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात कि इंडिया जो है ना, इंडिया विश्व का इकलौता ऐसा देश है जिसका रसिया से भी बड़े अच्छे संबंध है, यूएस से भी बड़े अच्छे संबंध है, और साथ है
इन दोनों के बीच जो फंसा हुआ कंट्री है यूक्रेन, उनसे भी बड़े अच्छे संबंध हैं। तो जब हमारे सबसे अच्छे संबंध हैं और उनसे हम हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, तो फिर हमें किस बात की परेशानी है? तो देखिए, अगर वहाँ वार हुआ रसिया से और यूक्रेन से, तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ेगा। क्या-क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, इसको देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो जी हाँ, देखिए, इंडियंस इन यूक्रेन, ये सबसे बड़ा हमारा इश्यू है कि आज के समय में जो इंडियंस है, लगभग 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं। और हमारे लिए सबसे ज़्यादा कंसर्निंग बात यही है कि उनको किस तरीके से सेफ़ रखा जाए। जी हाँ, हम बाकी कंट्रीज़ की तरह टेंशन में तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स, अर्ली स्टेप्स तो लेने ही पड़ेंगे। इसी वजह से देख सकते हैं, इंडियंस इन यूक्रेन्स आस्क टू रजिस्टर विथ एम्बेसी इन कीव, कि जो वहाँ की राजधानी है, वहाँ पे कहा गया है, इंडियंस जो भी है एम्बेसी के द्वारा कहा गया है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं कि किसी भी प्रकार के अनहोनी की स्थिति में उन्हें जल्दी से जल्दी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन पहुँचाया जाए और उन्हें इवैक्यूएट किया जा सके। साथ ही साथ जो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो इसमें एक एस्पेक्ट बनता है, वो ये बनता है कि जो पूरा यूरोप, वो कहीं न कहीं जो गैस सप्लाई है, उस पे डिपेंड है रसिया के ऊपर। जी हाँ, गैस के लिए जो डिपेंडेंट है यूरोप, वो काफ़ी हद तक रसिया पे है। जी हाँ, आपने नॉर्ड स्ट्रीम का नाम सुना होगा, जो इससे रिलेटेड है। तो अगर ये वार होता है और रसिया ये गैस का सप्लाई बंद कर देता है, तो ये यूरोप के लिए एक ह्यूज क्राइसिस होने वाला है। इसके साथ-साथ जो यूक्रेन है, आप जानते हैं उसे, अ, वहाँ पे गेहूँ का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है और यूक्रेन की आबादी जो है बहुत ही कम है, जिसके कारण वो अपने उगाए हुए गेहूँ का अधिकतम हिस्सा जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। पूरी दुनिया के पास वो गेहूँ पहुँचता है और वो लोग उसको खाते हैं। अब अगर वार लाइक सिचुएशन होता है एक ऐसी कंट्री यूक्रेन के साथ, जहाँ 70% से अधिक एग्रीकल्चर किया जाता है वहाँ के लैंड पे, तो आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड के सामने एक फूड क्राइसिस का भी सिचुएशन खड़ा हो सकता है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए एक टेंशन वाली बात, एक चिंताजनक बात जरूर है। इन सभी सिचुएशन को देखते हुए एट लास्ट जो बाइडन ने व्लादिमीर पुतिन के साथ एक हाई लेवल फ़ोन पे बात भी किया। लगभग ये बात 62 मिनट, मतलब घंटे भर की बात हुई। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट बात हुआ होगा। लेकिन जो अभी वार के डायनामिक्स हैं, वो बदल नहीं रहे हैं। बात करने के बाद से भी ऐसा लग रहा है कि जो सिचुएशन वहाँ बनी है, उसमें कोई सुधार नहीं है। और इनफैक्ट उस बात पुतिन के साथ बात करने के बाद से जो बाइडन है, इन्होंने तो ये भी कह दिया कि 16 फरवरी 16 फरवरी को कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। जिससे साफ होता है कि जो पुतिन की बात हुई बाइडेन के साथ, वो कहीं न कहीं एक बड़ा डिज़ास्टर था, उसमें किसी प्रकार का कोई आउटपुट नहीं मिलने वाला था। रीज़न साफ है, क्योंकि यूएस जो है ना, अपना सुपर पावर वाला जो एटीट्यूड है, वो छोड़ना नहीं चाह रहा है। और आपको इस समय पता है कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स का जो रेस है, उसमें कहीं न कहीं यूएस काफ़ी पीछे छूट गया है। और देर सवेर यूएस तो बना ही लेगा, लेकिन व्लादिमीर पुतिन इस बात को जानते हैं कि इनको जल्दी ही एक्शन लेना होगा अगर यूक्रेन को लेके इनका कोई बड़ा प्लान है तो। तो इन्होंने धमकी भरे लहजे में ही पुतिन से बात किया, जिसके कारण इसका कुछ भी आउटपुट नहीं निकला। और ये अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या होता है वहाँ पे डेवलपमेंट। जो भी फर्दर डेवलपमेंट्स होगा, मैं उस पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, आपके साथ ज़रूर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से एक इन्विज़न हो सकता है, लेकिन वर्ल्ड वार कहना इस चीज़ को गलत होगा। आई होप आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।